नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को उन्होंने इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड आने वाले अतिथियों के उचित रहन सहन की व्यवस्था के साथ ही इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल मार्गदर्शन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हमें मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही उत्तराखंड अनेक क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा, इस समिट के बाद से उत्तराखंड के लिए एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, वो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियां भी चल रही हैं, सभी तैयारियां कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है, दीवारों पर लेखन और पेंटिंग, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है। और वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के देहरादून में तैयारियां तेज हो गई हैं। चाहे बात सड़कों की करें या फिर सफाई व्यवस्था की करें और चाहे बात हम बिजली पानी को लेकर के करें, सभी व्यवस्थाओं को एकदम दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेशों के मेहमान भी देहरादून आ रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी एवं स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका मीणा ने बताया कि 90% सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है और आने वाले 1 और 2 दिन के अंदर ही वो भी पूरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट काम सभी फाइनल स्टेज में है। हमारी रोड का काम भी करीबन 90% पूरा हो गया है और हम अगले कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर देंगे। उधम सिंह नगर में खटीमा लोक निर्माण विभाग के परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया है। प्रदेश कार्यकारिणी समिति रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये बैठक की है, जिसका संचालन नगर महामंत्री मनोज वाधवा ने किया। इस दौरान कृषि मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत, मंडी निदेशक संतोष अग्रवाल, जिला मंत्री सतीश गोयल और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में नैनीताल लोकसभा विस्तारक और अनुसूचित मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान कई लोग उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई लोग यहां पर उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि शक्ति केंद्र संयोजकों के बूथ अध्यक्षों सहित शक्ति केंद्र प्रभारियों को इस दौरान दिशा निर्देश खासतौर पर दिए गए। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एक एजेंडा क्या कहते हैं, इन 5 सालों में मुझे उल्टा सुनना ही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही बैठक नहीं करती है और चुनाव से इतर भी लगातार संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए बैठकों का दौर शुरू होता है, जिसका फलस्वरूप हमारे संगठन आज विश्व की नंबर 1 का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और जो आज की बैठक थी वो कहीं न कहीं हमारा जो लोकसभा के निमित्त है बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा बैठक के रूप में आज थी। क्या कहते हैं, इन 5 सालों में मुझे उल्टा सुनना ही है, इसलिए मेरा साथ करने वाले
नहीं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं के साधक पर्याप्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर भेदभाव की नीति के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। दरअसल करण माहरा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसमें ना तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ना ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और ना ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसी के साथ ही माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया और सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को कर रही है ताकि इससे चुनावी लाभ मिल सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का सभी का खंडन करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। या जो समय देखिए, बीजेपी का संगठन और सरकार हो, ये ठप्पा मार कंपनी की तरह काम करती है। जैसे इन्होंने पहले हमारे योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, मतलब आयोग वही है, काम बंद हो गए लेकिन नाम बदल गए। उसी तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो अपनी टीम के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती भी है, उनकी फोटो गायब है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? मैंने कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस तो ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। इन्वेस्टर समिट में आपको लग रहा है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अपनी खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को वन अनुसंधान संस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल इसको लेकर के लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि राज्य गठन के बाद से एनडी तिवारी की सरकार में बिना किसी इन्वेस्टर समिट के सिडकुल की स्थापना हुई, जिसका लाभ लोगों को बड़े पैमाने पर मिला।
लेकिन भाजपा सरकार ये नहीं बता रही है कि 2018 में कितने इन्वेस्टर यहां आए और कितने यहां से छोड़कर चले गए। साथ ही करण महार ने कहा कि एक तरफ तो सरकार इन्वेस्टर समिट की बात कर रही है और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, सड़कों के किनारे ठेले लगाकर बैठे हैं, अपना घर चलाते हैं, उन्हें पिछले 7 दिनों में वहां से हटा दिया गया है। तो ऐसे इन्वेस्टर समिट का क्या फायदा? जब इन्वेस्टमेंट आने से पहले ही लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नरेंद्र तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नरेंद्र तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। ऐसा मौका है जब इन्वेस्टमेंट आने से पहले ही एमओयू साइन होने लगे और लाखों करोड़। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। शताब्दी का 30वां दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग NH58 ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 600 मीटर खाई में अनियंत्रित होकर एक डंपर जा गिरा। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कुछ आवाज और पत्थर गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस को जब ये सूचना मिली, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान खाई में एक ट्रक डंपर गिरा हुआ दिखाई दिया। वहीं पुलिस कर्मियों और SDRF की टीम ने सर्च अभियान और राहत बचाव कार्य के चलते हुए गहरी खाई से 2 व्यक्तियों को निकाला। आपको बता दें कि दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहीं इलाज के दौरान दोनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं वाहन स्वामी का कहना है कि किरविंद्र लाल मेरा ड्राइवर था और पुलिस द्वारा अब दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। खटीमा के देवरी गांव में शराब की हुई हत्या का खटीमा कोतवाली में SSP ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि रंजिश के कारण
सराफ की हत्या की गई। वहीं हत्या के आरोप में पिता, बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि खटीमा के झनकट के देवरी गांव में मंगलवार शाम बाइक सवार 2 नकाबपोश युवाओं ने दुकानदार में घुसकर सराफ को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें बरेली के भोजीपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान सराफ ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर घायल करने की सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि उसकी पत्नी की तहरीर पर थाना खटीमा में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है और पुलिस टीम को 2500 रुपये की नकद राशि से भी पुरस्कृत किया गया है। कि दिवरिया जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है। उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा कुछ राउंड फायर कर लिया गया। तुरंत 3 लोग भाग गए करके। उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक। ठीक है, तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हुई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। 20वीं शताब्दी का 30वां दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में किसान नेता प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में आक्रोशित किसानों ने तहसील परिसर पहुंचकर धान के भुगतान की मांग करते हुए नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो प्रदर्शन कर रहे थे उन किसानों ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन समिति द्वारा अक्टूबर 2023 से नवंबर 2023 तक लगभग 2 लाख कुंतल किसानों का धान खरीदा गया है, जिसका मूल्य लगभग 43 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे किसान काफी चिंतित और दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं किसान आर्थिक रूप से परेशान है और साथ ही आगामी फसल की बुआई के लिए भी उनका काम प्रभावित हो रहा है। वहीं मांग पूरी न होने पर किसानों ने व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। ये पीसीयू द्वारा पूरे जनपद में 2 लाख कुंटल के लगभग जो है किसानों का धान
अक्टूबर से और नवंबर माह में खरीदा गया है, जिसकी कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक किसानों को एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया है, आगे की फसल बुवाई प्रभावित हो रही है। और इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज एक उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जहां सरकार ये दावा करती है कि हम किसानों का जो धान गेहूं खरीदते हैं उसकी क्रय केंद्र पर उसका भुगतान हम 72 घंटे में करते हैं, तो पिछले 2 महीने हो गए हैं पीसीयू ने जो धान क्रय किया हमारे क्षेत्र में, पूरे दमसिंह नगर में लगभग 2 लाख। 7 लोग जो आए थे उनका जो इस सीजन में जो धान उनके द्वारा विक्रय किया गया था उनका पीसीयू द्वारा किसी भी प्रकार से भुगतान नहीं किया गया। लिहाजा उससे क्षुब्ध होकर आज उनके द्वारा मेरे को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको कि मैं उचित माध्यम से वहाँ पहुँचा दूँगा और आशा करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द भुगतान हो जाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।